जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित। आज का विषय है कि सच्चा इंसान कहाँ मिलेगा, इंसान को ढूंढने कहाँ जाना पड़ेगा। आप कहेंगे इंसान कहाँ मिलेगा? इंसान तो जगह जगह है, हम सब इंसानों की बस्ती में ही रह रहे हैं, सभी जगह इंसान पाया जाता है। लेकिन नहीं, इंसान जिसमें इंसानियत हो, मानव जिसमें मानवता हो, ऐसा ह्यूमन बीइंग जिसमें ह्यूमैनिटी हो, ये कहाँ मिलेगा? आपको पता है कि जब समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, सोशियोलॉजी में, तमाम सारे सोशियोलॉजिस्ट ने जो स्टडी किया है, कुछ लोगों ने तो गांव की स्टडी की है। बहुत सारे समाजशास्त्री हुए, एम.एन. श्रीनिवास ने, आंद्रे बेताई ने, ए.आर. देसाई ने, तमाम लोगों ने अपने अपने एक एक दो दो गाँव को लेकर स्टडी करना प्रारंभ किया। शहरों का अध्ययन क्यों नहीं किया? गाँव का किया, रामपुरा का, शमीरपेट का, ऐसे गाँव का अध्ययन किया। कभी आप सोचिए कि गाँव का अध्ययन क्यों करते हैं? और इससे भी ज़्यादा सोशियोलॉजी का जो आधार है समाजशास्त्र का, उस आधार के जो शोध हुआ है वो कहाँ हुआ है? आदिवासियों में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में ट्रोब्रियांड द्वीप के आदिवासियों में मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन और तमाम सारे नृवंश शास्त्री जिन्हें कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उन्होंने अध्ययन किया। जब हम समाजशास्त्र का अध्ययन करना चाहते हैं तो समाज क्या होता है? समाज का मतलब है मनुष्यों की एक संरचना जिसमें अंतःक्रियाएं होती हैं, यानी कि इंटरैक्शंस अमंग द ह्यूमन बीइंग्स। तो हम शहरों में क्यों नहीं आते? तमाम शोध होते हैं शहरों में, लेकिन बिजनेस के शोध होते हैं, व्यापार से रिलेटेड होते हैं, कंज्यूमर से रिलेटेड होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के होते हैं, उत्पादन उपभोक्ता की रुचि के होते हैं। लेकिन मानव शास्त्र आदिवासियों में क्यों जा पहुंचता है? जब ह्यूमन की बात आती है, मनुष्य की बात आती है, तो हम उस जगह क्यों पहुंचते हैं जहां मनुष्य अपने मूल रूप में रहता है, यानी कि जनजातियों में, ट्राइब्स में। ट्राइब्स कहाँ कहाँ रहती हैं? ज़्यादातर एलूफ एरियाज़ में, जो एरियाज़, जो क्षेत्र हमारे समाज बाह्य होते हैं, यानी द्वीपों में, जंगलों में, पर्वतों पर, रेगिस्तानों में आदि ऐसे स्थानों पर रहते हैं। वेरियर एल्विन तो कहते थे महोदय कि इनको जो है एक अभयारण्य बना देना चाहिए जिससे इनकी संस्कृति की रक्षा हो सके। दोनों विचार हैं, कुछ लोग इसे बड़ा अच्छा मानते हैं, कुछ लोग इस विचार को बहुत बुरा मानते हैं कि कोई वो वन में रहने वाले वनेचर पशु तो नहीं है जिन्हें बांध दिया जाए, शेर चीतों की भांति अभयारण्य बना दिया जाए। दूसरे लोग कहते हैं कि उनकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी अगर नहीं बनाएंगे तो। दिक्कत ये है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम सभ्य किसे कहते हैं? मैं पुस्तकों में देखता हूँ तो लिखा होता है कि जनजातियों में ये प्रथा पाई जाती है, जबकि सभ्य समाज में ये नहीं पाई जाती। जनजातियों को इस पर आपत्ति करना चाहिए। क्या वे असभ्य हैं? क्या जनजातियाँ क्या असभ्य हैं? मेरे विचार से विशुद्ध मानव तो वही है। सैद्धांतिक प्रमाण ये है कि सारे नृजाति शास्त्री, नृवंश शास्त्री, मानव शास्त्री या एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्हें कहते हैं, सब वहीं जाते हैं अध्ययन करने के लिए, या गांव में आते हैं। गांव वालों को, हम गांव से एक शब्द निकला हुआ है, क्या है? गंवार। जो गांव में रहता है वो गंवार। गांव वाले हमारे लिए गंवार हैं, हम शहर में रहने वालों के लिए। और जनजातियां हमारे लिए जो है असभ्य हैं, बर्बर हैं, असभ्य हैं, बारबेरियंस हैं, अनसिविलाइज्ड हैं। हम बड़े सिविलाइज्ड हैं शहर में रहने वाले। वास्तविक मानव आपको देखना है शहरों में भी, तो उस बच्चे को देखिए जो अभी जन्म लेने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जिसमें झूठ, फरेब वगैरह नहीं आया है। बच्चा बेसिक इंस्टिंक्ट लेके पैदा होता है, भूख प्यास नींद लेके पैदा होता है। सेक्स की भावना बाद में पैदा होती है, भूख प्यास नींद लेके पैदा होता है। जब काम का जन्म हुआ है तो काम के लिए यही कहा गया, वरदान यही मिला कि रेस्ट्रिक्शन के साथ में, कि ये बच्चों में नहीं होगा। लेकिन बच्चों में इसके उत्पन्न होने की आयु घटती जा रही है।
उससे भी पहले की आयु में अगर हम बच्चों को देखें, छोटे बच्चों को, नवजात शिशु को गोद में उठाइए, देखिए मुस्कुराता है अगर आप उसे पसंद होंगे तो। अगर आपको वो लाइक कर रहा है तो मुस्कुराएगा, नहीं तो नहीं मुस्कुराएगा, रोना लगेगा। बच्चा अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग, अपनी पसंद नापसंद तुरंत जाहिर कर देता है। और हम शहर के लोग जो उसके माता पिता, उसके बड़े, जो अपने को बहुत विद्वान बुद्धिमान समझते हैं, हम चेहरे पे चेहरा लगा के बात करते हैं। जिसको सख्त नापसंद करते हो उससे हम कभी ये कहने की हिम्मत नहीं करती कि मैं आपको लाइक नहीं करता। हम बराबर चेहरे पे चेहरा लगाते हैं। और कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आता है, भले ही वो ऐसे समय पर आया है कि जिस समय पे हम बिल्कुल पसंद नहीं करते कोई आए, लेकिन हम उससे कहते हैं आइए आइए, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, और क्या लेंगे, चाय लेंगे क्या। ये और क्या लेंगे का मतलब ये है कि जल्दी से चाय पियो और खिसको, मेरा टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। लेकिन हम कह नहीं पाते, तो हमने तरीका निकाला हुआ। जब ऑफिस में पहुंचते हैं या ऑफिस में हमारे कोई आता है, जब कहा जाता है घंटी बजा के जोर से चाय लाना हो ज़रा जल्दी, इसका मतलब होता है कि ये फालतू में तब तक टलेंगे नहीं जब तक चाय नहीं पिएंगे, इनको जल्दी से चाय पिलाओ और भगाओ। हम चेहरे पर चेहरा लगाते हैं। छोटा बच्चा नहीं लगाता, जनजाति का व्यक्ति नहीं लगाता, ग्रामीण व्यक्ति भी नहीं लगाता, लेकिन ये सब बिगड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। ट्राइबल्स पढ़ लिख कर और बड़े बड़े पदों पर पहुंच के राजनीति और प्रशासन में आकर हम ही जैसे होते जा रहे हैं, यानी इसी प्रकार के होते जा रहे हैं जैसी कि जो बुराइयां हमारे अंदर हैं। हम बड़े खुश होते हैं जब हम पढ़ते हैं जनजातीय भारत, नदीम हसनैन जी का एक पुस्तक है उनकी, जो जनजातीय भारत ट्राइबल इंडिया। आप पढ़िए, देखिए कितने अद्भुत रिवाज हैं ट्राइबल्स के बीच में, लेकिन वो रिवाज सब समाप्त हो रहे हैं। मैं अपने बचपन में पढ़ा करता था ट्राइब्स के बारे में, कहानियाँ आती थी धर्मयुग में, साप्ताहिक हिंदुस्तान में, मेहरुन्निसा परवेज़ की और तमाम सारी कहानियाँ होती थी, और मालती जोशी की, और तमाम उन्हीं के बीच में कुछ लेखिकाएँ थीं जो जनजातियों पर लिखा करती थी। मृदुला गर्ग की आती थी, तमाम कहानियाँ थी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन सी लेखिका जनजातियों पर लिखा करती थी। उनके पति जनजातीय क्षेत्र में पोस्टेड थे, पति अपना काम करते थे प्रशासन का, और वो अपना कार्य करती थी मनुष्य को ऑब्जर्व करने का और कहानियाँ लिखने का। अद्भुत कहानियाँ लिखा करती थी। उससे मुझे पता चलता था कि जनजातियों का जीवन कैसा है। थ्रिल सा पैदा होता था कि इतना नेचुरल भी कोई रह सकता है। मुझे इन सब बातों से थ्रिल नहीं होता था कि वहाँ घोटोल की प्रथा होती है कि जहाँ युवा लड़के लड़कियाँ विवाह के पहले एक साथ रहते हैं, तो काश मैं भी वहाँ पहुँच जाता, जैसा कि लोगों ने करना शुरू कर दिया। इसीलिए वो बंद हो गए, प्रथाएं बंद हो गई। ये उनका प्राकृतिक निवास था। किसी को क्या हक है कि उन्हें दखल दे। वो अपने निवास में खुश थे। हमने उनको, जो सो कॉल्ड तथाकथित सभ्य समाज है, हमने उनको 99 के फेर में डाल दिया। हमने उनको इस चक्कर में डाल दिया पढ़ा लिखा कर, जैसे अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी पढ़ाकर हमें डाल दिया। हमने उन्हें पढ़ा लिखा कर तैयार करके सभ्य बना दिया। वो सभ्य नहीं थे। जब जो लोग कहते थे कि वो सभ्य नहीं है, तब भले थे, प्राकृतिक थे, मनुष्य थे, मानवता थी उनके अंदर, गुण थे। और वो ऐसे गुण थे कि जो वो फील करते थे, जो वो महसूस करते थे, अनुभव करते थे, उसे वो सीधे प्रकट कर सकते थे। लोग कहते हैं कि वो तो सीधे तीर कमान से बात करते हैं। सच बात तो यह है कि हम और आप भी तीर कमान से बात करते हैं। हम और आप किसी हालत में कम नहीं है। हम और आप हेड हंटर्स से, जो शिरोच्छेदक शिकारी हैं, उनसे कम नहीं है। हमारे सामने एक व्यक्ति आता है, हमें लगता है इसका सर काट डालूं, लेकिन काटते नहीं है, कहते हैं आइए आइए, वेलकम वेलकम। अंदर अंदर जो है सुलग रहे होते हैं, ईर्ष्या से जल रहे होते हैं। मौका पड़ते ही इसको मन में राम, बगल में छुरी, ये हालत है। मुंह में राम, बगल में छुरी। मुंह में तो राम, ऊपर से तो राम राम, अंदर से मन करता है छुरी मार दें इसको। उन जनजातियों से हम गिरे हुए हैं। वो जनजातियां स्पष्ट हैं, उनके मन में अगर जो है वो सामने है। अगर उन्हें लगता है कि इसका सर काट देना, तो वो काट देती है। उनको लगता है कि इससे नफरत करना, तो नफरत करते हैं। हमें लगता है कि इससे नफरत करना, हम नफरत नहीं करते, उससे दोस्ती करते हैं, फिर नुकसान पहुंचाते हैं, और उसको जो है पूरी तरह से, जैसे कि दीमक लग जाती है, जैसे घुन लग जाता है, उसको नष्ट करके बर्बाद करके छोड़ते हैं। फिर प्रसन्न होते हैं कि मैंने देखिए कितना बढ़िया काम किया। असभ्य कौन है? वो नहीं, हम हैं जो सो कॉल्ड सिविलाइज्ड कहलाते हैं, जो कहलाते हैं सभ्य, वो असभ्य है। बच्चे को हम कहते हैं नादान है,
वो नादान है कि हम नादान हैं, बड़े हो के हम नादान हैं, इतने झूठ फरेब छल प्रपंच दुनिया भर का कर रहे हैं, ऊपर से कहते हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो बच्चा कैसा बनेगा छल प्रपंच करने वाला। गांव शहर की ओर बढ़ रहे हैं, ग्रामों का नगरीकरण, बड़े बड़े आंकड़े छपते हैं, नगरीकृत गांव इतने हो गए, इस जनगणना में नगरीकरण इतना हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, गांव से नगर हो गए, गांव वाले नगरों को भाग रहे हैं, सारे गांव वाले नगरों को भाग रहे हैं, मकान नहीं बन रहा है तो अप डाउन कर रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है लगातार, राष्ट्र प्रसन्न हो रहा है कि हमारा राष्ट्र नगरीकृत राष्ट्र है। फलाना जो यूपीएससी के एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं कि कौन सा राज्य ऐसा है जो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, ये बड़े गर्व करने का विषय है। लेकिन मेरे व्यूअर्स जिन्हें मुझ पर विश्वास है और जिन पर मुझे विश्वास है, एक बार सोचिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। जनजाति से हम गांव में आ गए, गांव से शहरों में आ गए, शहर से मेट्रोपॉलिटन में पहुंच गए, उससे कॉस्मोपॉलिटन में पहुंच जाएंगे, जीवन को कठिनतम जटिलतम बनाते चले जा रहे हैं, प्रकृति की गोद से मशीनों की गोद में आ गए हैं। संस्कृति और सभ्यता दो के बीच फंसे हुए हैं, सभ्यता आधुनिक है, संस्कृति पुरानी है, संस्कृति मन में है, सभ्यता तन पर है, यहाँ तक तो गनीमत है, लेकिन हम संस्कृति भूलते जा रहे हैं। ये रोना नहीं है, मैं अपने छात्रों को मना करता हूँ हमेशा कि प्रगति के लिए रोइए मत, प्रगति हो तो उस पर रो मत, प्रगति पर विलाप मत करो, छाती मत पीटो प्रगति पर कि प्रगति हो रही, लेकिन हमें विचार तो करना होगा कि इस प्रगति की कीमत हम क्या चुका रहे हैं। प्रगति बहुत अच्छी बात है, होगी ही, डेवलपमेंट इज इनएविटेबल, होके रहेगा, इट इज़ अ फॉरवर्ड प्रोसेस, ये तो होके रहेगा। तो प्रश्न ये उठता है जब डेवलपमेंट होके रहेगा तो उस डेवलपमेंट में हम कैसे संभलें। जब आप एक तीव्र गति की चीज़ पर चलते हैं, जब कोई व्यक्ति पहली बार मोटरसाइकिल पर पीछे बैठता है जो कभी नहीं बैठा, और जब बाइक सवार तेजी से बाइक चलाता है, मैंने तो अनुभव किया है, मुझे चलाना नहीं आता टू व्हीलर, तो वो बैलेंस करने में अपने को बड़ा मुश्किल पाता है, वो कहीं गिर भी जाए। तो हम उसी मोटरसाइकिल पर सवार हैं जो हमें चलानी नहीं आती और जिसके पीछे बैठ गए हैं। आगे चलाने वाला विकसित राष्ट्र का कोई व्यक्ति है, विकसित राष्ट्र चला रहे हैं उस प्रगति की मोटरसाइकिल को, और उसके पीछे हम बैठे हुए हैं, विकासशील राष्ट्र के लोग, गांव के लोग, जनजाति के लोग, और बुरी तरह से हड़बड़ा रहे हैं, अपना बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। और जब बैलेंस बना लेते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि हम विकास की राह पर चल पड़े, लेकिन हम पीछे छोड़ आए हैं अपने मूल्य, संस्कृति, कीमत चुका के आए। एक छोटा बच्चा जिसको नादान कहते हैं, वो विशुद्ध बालक, विशुद्ध मानव है। सच्ची भावनाएं देखनी है तो उसमें देखिए, उसे जिस चीज पर लालच आ रहा होगा तो वो ये नहीं कहेगा कि उसके लिए कुछ सोचे। माँ बाप सिखाते हैं बेटा नहीं लेते, दूसरे की है। अब उसके मन में आता है बेटा ये नहीं लेते, चॉकलेट भैया का है, तुम्हें मैं ला दूंगा। अनेक शब्द सीखता है, बेटा ये चॉकलेट भैया का है, तुम्हें मैं दूसरा ला दूंगा, 2 सेंटेंस। बेटा रिश्ता सीखता है कि मैं बेटा हूँ, कहने वाले हमारे माँ बाप हैं, दूसरे वाक्यों में सीख चुका है कि ये मम्मी है या पापा है। ये है चॉकलेट, इंडिकेटिव, ये है चॉकलेट, माने ये है, दूसरा वाला होता तो वो होता। ये है चॉकलेट, चॉकलेट एक वस्तु है, जान रहा है, जो कि उसे सुख देगी, जब वो मुंह में रखेगा तो घुलेगी, उसका सुख पूरा होगा, हेडोनिस्टिक फीलिंग पूरी होगी। ये है चॉकलेट, भैया का है, एक और रिश्ता भैया, लेकिन ये वो भैया नहीं है जो अपना सगा भैया है जिसका चॉकलेट वो ले सकता है, ये कोई पड़ोसी बच्चा है। ये चॉकलेट भैया का है, यानी भैया भैया में अंतर करना सीख रहा है बच्चा। का है पॉजेसिव, ये उसका है, ये उसका पोजेशन है, उसके माँ बाप ने दिया है, उसका है, आपका नहीं है। मैं तुम्हें दूसरा ला दूंगा, इसका मतलब दूसरा, अदर, वो मेरा होगा। अब बालक इंतजार में लग जाता है कब वो चॉकलेट आए, मेरा वाला पिंक ऐड आता था ना पहले, मेरा वाला। हर व्यक्ति मेरा वाला के चक्कर में है, मेरा वाला, बच्चा भी सोचता है मेरा वाला, और माँ बाप की जान खाना प्रारंभ कर देता है। पापा कब जाओगे, मेरा वाला चॉकलेट कब लाओगे, पापा भूल गए, पापा के प्रति दुश्मनी पैदा हो गई। मैं दुश्मनी वर्ड जानबूझ के यूज़ कर रहा हूँ, साइकोलॉजी में हॉस्टिलिटी कहते हैं। हॉस्टिलिटी पैदा हो गई, ये पैदा हो गई कि पापा वादा खिलाफ़ी करते हैं, मम्मी वादा खिलाफ़ी करती हैं, मुझसे कह दिया था लेकिन मुझे नहीं दिया। बच्चे के अंदर एक और फीलिंग भर दी हमने, कमिटमेंट, और वो हमने पूरी नहीं की। हम बच्चे को कंटेमिनेट कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, हम बच्चे को सिखा नहीं रहे। जब माँ बाप कहते हैं बच्चा अभी ये सीखा नहीं है, जब तक नहीं सीखा तब तक मनुष्य है।
जब सीख जाएगा तो वो तमाम सारे लोगों के बीच में, उन्हीं के बीच में एक और मनुष्य बन जाएगा जो पता नहीं क्या क्या सीख के दानव तक बन चुके हैं, मानव से दानव तक बन चुके हैं, उन्हीं के बीच की एक कड़ी बन जाएगा और पता नहीं क्या बन जाएगा, भगवान जाने क्या बनेगा। ऐसा सीखना किस काम का है? ऐसा सीखना क्या है? ग्राम से शहर आते हैं और छल प्रपंच सीख जाते हैं। मेरे बचपन में जब मैं देखा करता था कि ग्राम कैसे होते थे, गांव में कोई चीज़ बिकती नहीं थी, जिसके घर में जो होता था इफरात में होता था और लोगों को वो मुफ्त में बांट दिया करते थे। बहुत से घर ऐसे थे जिनके पास कुछ नहीं प्रोडक्शन था, कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता था, उनके यहाँ कोई कृषि उपज नहीं थी, उनको गाँव से इतना मिल जाता था कि उनका काम चल जाता था। आज गांव में मिलावट भी होती है, शुद्धता विशुद्धता पुरानी बातें हो गई, छल प्रपंच बहुत बढ़ गया, मुकदमेबाजी सबसे ज़्यादा गांव में होती है। 1 इंच ज़मीन कोई नहीं दे सकता। मैंने खेत के खेत दान करते हुए देखे, दे दिया, पूरा का पूरा दे दिया। किसी ने जरा सा बढ़ा के कब्जा कर लिया, कुआं बनवा लिया, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कुआं तो काम आएगा, सबके काम आएगा, चलो थोड़ा और ले लो, इतना और बना लो, इसमें एक झोपड़ी भी डाल लो और रखवाली बनी रहेगी। आज मजाल है कोई 1 इंच ज़मीन दे दे। हम गांव से शहरीकृत हो रहे हैं, अर्बनाइज हो रहे हैं, तो हम क्या हो रहे हैं? नॉन सिविलाइज हो रहे हैं। पहले वाला ग्रामीण बड़ा ही सिविलाइज ग्रामीण था। गांव का दामाद पूरे गांव का दामाद होता था, गांव की बेटी पूरे गांव की बेटी होती थी। गांव की बेटी से विवाह नहीं हो सकता था, ये संभव नहीं था कि विवाह हो जाए। जिस वक्त मेरी विवाह की उम्र थी तो बराबर ये देखा जाता था, कहीं मेरे दादा के गांव तक को तो वो लड़की बिलोंग नहीं कर रही है, लड़की के माँ बाप मेरे कहीं दादा के गांव तक के तो नहीं है। 7 पीढ़ियां और 5 पीढ़ियां मिलाई जाती थी कि भाई बहन तो नहीं है। आज तो सगे रिश्तों में गड़बड़ी होने लगी है। हम सिविलाइज्ड हो रहे हैं, हम सभ्य हैं। इससे तो वो जनजातियां अच्छी जिनके बीच में तमाम सारे रिश्ते वैध हैं, विवाह के पहले यौन संबंध जिनमें वैध माने जाते हैं, कम से कम ओपन तो है सब कुछ। यहाँ तो छद्म तौर पर सब कुछ हो रहा है इस सिविलाइज्ड सोसाइटी में। ये सिविलाइज्ड है। मुझे तो प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ता है जब भी मैं लिखता हूँ सिविलाइज्ड। मैंने अपने लेखों में हमेशा लिखा है कि सभ्य, आगे मैंने प्रश्न चिन्ह लगाया है। मुझसे 1-2 पाठकों ने पूछा पत्र लिखकर कि आप ये प्रश्न चिन्ह क्यों लगाते हैं। हमने कहा विचार करिए, क्या हम वास्तव में सभ्य हैं? सभ्य कहलाने का हक हमें है? क्या हम जेंटलमैन हैं? क्या हमारे अंदर सिविक सेंस है? क्या नागरिक बोध है हमारे अंदर? क्या हमारे अंदर परोपकार की भावना है? हमारे अंदर तो ये हाल है कि किसी ने गाड़ी अपनी आगे निकाल ली तो आगे जाके हम उसके आगे गन लगा के उसको जो है चोट पहुंचा देते हैं। रोड रेज, इसकी मजाल कि मेरे आगे गाड़ी निकाल दी, मैं इसको हॉर्न दे रहा हूँ, ये मुझे साइड नहीं दे रहा, मैं देखता हूँ इसे। इस सभ्यता में हम आगे जा रहे हैं। ये सभ्यता है हमारी। ये एथनोसेंट्रिज्म किस सीमा तक पहुंचेगी? ये जो निर्जाति केंद्रीयता है किस सीमा तक पहुंचेगी? प्रश्न उठता है कि सीमा होती है किसी चीज़ की। हम प्रगति करें, ठीक है, कोई रोने की बात नहीं, विलाप करने कोई बात नहीं, लेकिन हम प्रगति के साथ अपने मूल्य खो रहे हैं, मानवता खो रहे हैं। और जिसको हम कहते हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, मानव संबंधात्मक उपागम। काहे का मानव संबंध? किस बात का ह्यूमन रिलेशन? लोग कहते हैं कि औपचारिकता में अनौपचारिकता का समावेश बड़ा सुखद लगता है। ये कौन सी अनौपचारिकता है? मशीन की तरह मुस्कुरा देना कोई औपचारिकता है? एयर होस्टेस की प्रोफेशनल मुस्कान या रिसेप्शनिस्ट की प्रोफेशनल मुस्कान क्या कोई मुस्कान है? क्या कोई हृदय से मुस्कुराहट है? मैंने देखा है गद्दियां सेठों की, अपने बचपन की बात करता हूं कि सेठों की गद्दियों पर कोई आ रहा है, सेठ जी स्वयं बैठे हैं सामने, चबूतरा सा सीमेंट का बना होता था, गद्दी बिछी होती थी। आढ़तिये हमारे गांव में बहुत हैं, कस्बा जो हमारा भरथना है, धान के आढ़तिये बहुत लोग हैं, आढ़त करते हैं। आढ़त का मतलब कमीशन एजेंट्स होते हैं, सेठ होते हैं अच्छे खासे। मुस्कुरा के स्वागत करते थे, कोई रिसेप्शनिस्ट थोड़ी रखते थे। आओ जी आओ, आओ लाला जी, आओ भाई जी, आओ पंडित जी, आओ, और बिल्कुल तसल्ली से पूरी तरह से स्वागत कर, कोई औपचारिक मुस्कान नहीं। आज रिसेप्शनिस्ट, उन्हीं के यहाँ रिसेप्शनिस्ट आ गए हैं बाहर, अंदर लाला जी बैठने लगे हैं, उनके पोते जो बड़े हो गए वो बैठने लगे हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं। आने वाले को मुस्कुराहट नहीं मिलती, दिल की स्माइल नहीं मिलती है, वो नहीं मिलता है कि जो एक हृदय से संबंध था वो नहीं मिलता है। शॉपिंग मॉल में जाकर वो फीलिंग नहीं आती है जो मैं उस दुकानदार से, जिससे किराना मैं खरीदता रहा हूँ, और उसके यहाँ जब मैं जाता हूँ तो वो भी दुकानदार है, प्रोफेशनली राम राम करता है,
लेकिन एक बात ज़रूर होती है, 2-4 बार ये पूछ लेता है कि और बड़े भैया क्या कर रहे हैं, छोटे भैया यानी बेटे मेरे, छोटे भैया कहाँ हैं आजकल, ये 2 बातें पूछ लेता है। यस सर व्हाट आई कैन डू सर कहने वाली ये बातें नहीं पूछते, उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं। आप स्नैपडील या अमेजन पर करोड़ों खरीदारी कर डालिए, फ्लिपकार्ट पर, आपसे कोई 2 पैसे ये नहीं पूछेगा कि आप मेरे इतने बड़े कस्टमर हैं। आप अगर आपकी चीज़ अगर रिफंडेबल नहीं है, रिटर्नेबल नहीं है, तो रिटर्न नहीं करेंगे, आप सर पटक के मर जाइए। लेकिन आपका दुकानदार जिसमें मूल्य है, जब आप उसके पास जाते हैं तो वो कंसिडर करता है, क्योंकि व्यक्तिगत संबंध है। बैंक से ऑपरेशन होता है। अब बैंकों ने ये बात पहचान ली है तो उन्होंने पर्सनल एडवाइजर्स या पर्सनल सपोर्टर्स अपॉइंट कर दिए। इसीलिए कर दिए कि जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे अंदर एक निष्ठुरता भरती जा रही है, एरोगेंस भरती जा रही है। हमने खटाखट टच किया, ये किया, ट्रांजैक्शन हो गया, खत्म हो गया। लेकिन बैंक से संबंध नहीं हमारा। मुझे पता है कि मेरे कस्बे में बैंक जो एजेंट कहलाते थे, मैनेजर जो हैं, ब्रांच मैनेजर एजेंट कहलाते थे। तो एजेंट पूरे कस्बे का एक सम्मानीय व्यक्ति होता था, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा, बहुत बड़ा आदमी होता था। उसको सब लोग सिविल सर्जन जिले का, यानी कि सीएमओ जिसे आजकल कहते हैं। जिले में जो दरोगा लोग, कोतवाल लोग होते थे वो, एसडीएम वगैरह, इन्हीं के साथ में बैंक एजेंट की भी गिनती होती थी। समारोह में उनको भी बुलाया जाता था। इसके अलावा बैंक का पूरा स्टाफ जो है वो लोगों को परिचित होता था बाकायदा। मुझे कभी कभी लगता था कि मेरे पिताजी जब बैंक से पैसे निकालने जाते हैं तो जो काउंटर पर क्लर्क हैं उनसे पहले बातें करते हैं, इतनी लंबी क्यू भी नहीं होती थी, उनसे बातें करते हैं। वो बड़े प्रेम से, पंडित जी आइए, पंडित जी क्या हाल चाल है, और ये वो, चाय पीजिए, ये वो तमाम सारी बातें। व्यक्तिगत बैंक के पैसे से नहीं, अपने पैसे से चाय पिलाते। आज तो आप बहुत दिन बाद देखे, बातें होती थी, पैसे निकलना निकलाना तो बात की बात है, वो तो टोकन मिल गया, जब तक नंबर आ रहा रहा, बैठ के बातें कर लेते थे पहले। ये संबंध ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में तो खत्म हो गए। अब आप कहिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये विलाप नहीं है, लेकिन समथिंग इज मिसिंग, कोई चीज़ खो रही है। तो बैंकों ने फिर से ये किया, और उन लोगों ने एक तरह से, मैं देखता हूँ कि मानवीय चेहरा लगाया। मेरी बैंक में जो मेरे पर्सनल अटेंडेंट हैं, जो लेडी हैं, वो बहुत अच्छे से बात करती हैं और सहायता करने के लिए तत्पर रहती हैं। अगर उन्हें फ़ोन किया जाए, मैं कई बार कहता हूँ कि ये कार्य वैसे हो सकता है लेकिन मैं ऑनलाइन कर नहीं पा रहा हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ बोलिए। अरे नहीं सर, प्लीज़ कहने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ किस लिए, मैं बता देती हूँ। मानव संबंध लौट रहे हैं। मानव संबंध लौटे बिना काम नहीं चलेगा। हम मनुष्य हैं तो मनुष्यता की ओर लौटना पड़ेगा। कहीं भी होगा तो मनुष्यता की ओर लौटना पड़ेगा। ये जो हमारी उपभोक्तावादी संस्कृति जो हमें ललचा रही है, इससे कभी न कभी मोहभंग होगा, मोह टूटेगा। मानवता प्रयोग करनी पड़ेगी। मैंने प्रयोग करके देखा। मैंने देखा कि एक बार मैंने अपने पोते पोतियों के लिए 4 मोबाइल फ़ोन मंगवा लिए उन्हें गिफ्ट करने के लिए। बाद में विचार ये बना, ऑर्डर कर दिए, रिसीव भी हो गए। बाद में विचार ये बना कि ये अभी पर्याप्त तो छोटे हैं, अभी इन्हें मोबाइल फ़ोन नहीं देना। तो मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा नहीं सर डिलीवर हो गए हैं और कोई रीज़न नहीं है, या तो पीस डिफेक्टिव होता, कुछ होता। मैंने कहा नहीं, पैक बिल्कुल क्लोज है। बट मैं आपसे ह्यूमैनिटी के नाते एक बात कह रहा हूँ कि मेरे साथ ये सिचुएशन है। आप अपने ऊपर अधिकारियों से पूछ लें कि मैं बच्चों को देना नहीं चाह रहा, आप रिफंड ना करें, मैं उसी में से आगे परचेज़ कर लूँगा। उन्होंने एस्केलेट की मेरी प्रॉब्लम। फिर किसी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा, मैंने कहा देखिए ये प्रॉब्लम है, और ह्यूमन बीइंग आप भी हैं, ह्यूमन बीइंग मैं भी हूँ। नो डाउट स्नैपडील के जो नियमों में ये चीज़ नहीं आती होगी, बट अगर हो सके तो कर दीजिए। उन्होंने कर दिया, वापस मंगा लिए, मेरे पैसे स्नैपडील के अकाउंट में डाल दिए, बाद में शॉपिंग करता रहा। तो मानवता आ जाएगी, मैं बता रहा हूँ। हम लोग इससे आकर्षित जरूर हो रहे हैं कि मैंने खटाखट ट्रांजेक्शन किया और ये हो रहा है, आ जाएगी। मैंने प्रयोग करके देखा। मैंने सोचा कि वापस तो ये लोग करेंगे नहीं, क्योंकि मेरा अनुभव कई वेबसाइट से ख़राब था और मैंने उनको पर्याप्त रूप से जब काफ़ी कुछ कहा सुना, मैंने काम तो अपना करा लिया, क्योंकि आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, प्रशासक का काम ही ये होता है। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। अगर मुझे वापस करना था तो मैंने करा लिया, चाहे जैसे करा लिया हो। लेकिन यहाँ मैंने मानवतावादी रुख अपनाया। मैंने सोचा कि मैं इनको इस तरह कहता हूँ, बाकी तो और तरीके दूसरे अलग होते हैं, फिर वो बात की बात है, लेकिन मैं ये कह के देखता हूँ
सर्टेनली दे रिएक्टेड इन ए पॉजिटिव वे। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो मानवता कहीं ना कहीं है, मनुष्य जहाँ होगा मनुष्यता अपनाएगा। जनजातियों को बुरा भला न कहें, जो लोग समझते हैं कि ये आदिवासी, ये जनजातियाँ ही विशुद्ध मानव हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। ग्रामीण विशुद्ध मानव है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और मुझे तो शक विशुद्ध शहरी पे होता है, सच बात ये। अब आप कहेंगे कि आप खुद चूंकि कस्बे को बिलोंग करते हैं तो आपको शहरी पर शक होता होगा, इसलिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नो डाउट मैं गांव को बिलोंग नहीं करता, मैंने गांव नहीं देखे। कस्बा तो एक तरह का आधा गांव आधा शहर होता है, लेकिन फिर भी मुझे जो अल्ट्रा मॉडर्न तरीके से जो लोग ट्रीट करते हैं, मुझे थोड़ा सा शक होता है। हृदय से जो बात करता है मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि विशुद्ध शहरी जब हृदय से बात करता है तो मुझे शक होता है। मुझे लगता है कि है तो ये अल्ट्रा मॉडर्न शहरी, ये हृदय से कैसे बात कर रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। एक विशुद्ध शहरी अल्ट्रा मॉडर्न लड़का मेरे चाचा जी और चाची जी को कुंभ में मिला, हरिद्वार में मिला, और वहाँ उसने उनको माता पिता के समान बड़ा सम्मान दिया। वो लोग उससे प्रभावित हो गए और बाद में उनका बक्सा, गहने, जेवर फेवर, अब ये उनकी गलती थी कि कुंभ मेले में जेवर लेके क्यों गए थे, लेकिन जो भी जेवर छोटे मोटे थे उनके पास में, या जो पैसे वैसे थे, सब लेके वो गायब हो गए। भावनाओं का लाभ उठाया ना। एक शहरी लड़का जब माता पिता के समान ट्रीट कर रहा है तो बुजुर्गों को बड़ा अच्छा लगता है। बुजुर्ग सोचते हैं संस्कार हैं भाई, अभी शहरों में भी संस्कार है, अपना लो, जल्दी ग्रैब कर लो। ऐसा कहाँ मिलेगा, दुर्लभ है, ऐसा बच्चा कहीं नहीं मिलना। और बस वही बच्चा चूना लगा के चला गया, ये संदेह होता है। ग्रामीण भी अब कम नहीं रह गए इसमें, इसलिए क्योंकि ग्रामीण शहरों की हवा लग गई। माइग्रेशन होता है तो क्या होता है, ये होता है पर संस्कृति ग्रहण, संस्कृताइजेशन। एमएन श्रीनिवास ने शब्द दिया है, संस्कृताइजेशन। पर संस्कृति ग्रहण होता है, दूसरी संस्कृति ग्रहण करते हैं। शहरों में जो संस्कृति चल रही थी वो संस्कृति ग्रहण कर रहे हैं। ये कहिए शहरों में ईमानदारी नहीं है क्या? मेरे कहने का ये मतलब है, ईमानदारी और बेईमानी व्यक्ति का गुण है। गांव में भी बेईमान होते हैं और शहरों में भी ईमानदार होते हैं, सारी बातें। बट मैं बात कर रहा हूं मेजॉरिटी की। मैंने जो अब तक इस जीवन में देखा है, पब्लिक डीलिंग ही की और कुछ नहीं किया। मैंने अनुभव किया है, पब्लिक डीलिंग करने का मतलब है दिन में 10,000 लोग सामने आते रहे। 26,000 लोगों को पेंशन बांटता था कुल मिला के 5 दिन के अंदर, और हर पेंशनर सामने आता था। इसके अलावा सरकारी डिपार्टमेंट के लोग अलग, ट्रेजरी में रहते हुए। सेल्स टैक्स में तो कोई सीमा ही नहीं है, सुबह से शाम तक 3 दिन 4 दिन का वो सड़क पे ही है, बाहर ही है, घूम रहे हैं इधर उधर, हर तरह की पब्लिक डीलिंग दिखाई देती है। सरकारी नौकरी इंसान को जनता के संपर्क में ले आती है और असलियत से रूबरू करा देती है, जो हम प्राइवेट में रह के नहीं कर सकते। आप कंपनी में नौकरी करेंगे, पब्लिक डीलिंग नहीं होगी। आप कस्टमर से मिलेंगे, बायर से मिलेंगे, अपने मैनेजमेंट स्टाफ से मिलेंगे, जनता से नहीं मिलेंगे। जनता से मिलने के लिए पब्लिक सर्विस करनी पड़ती है। ये पब्लिक सर्विस कमीशन इसीलिए भेजता है, पब्लिक की सर्विस के लिए। ये बात अलग है कि हम वहाँ जाके पब्लिक के ऊपर बैठ जाते हैं, जाके पब्लिक को धमकाने लगते हैं, पब्लिक के ऊपर अपनी धौंस चलाने लगते हैं, लेकिन ट्रूली हम पब्लिक सर्वेंट हैं। फिलहाल कुल मिला के पब्लिक तो हमारे सामने आती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही ये है, लोक प्रशासन, यानी लोक और प्रशासन आमने सामने होते हैं। पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर म्यूचुअली कन्फ्रंटिंग ईच अदर। तो अनुभव तो होते हैं। रिटायरमेंट हो गया तो अनुभवों की कमी तो है नहीं। अनुभवों को आपसे शेयर करता हूँ। आपका अगर मतभेद है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मतभेद अपने पास रखिए। मैं आर्गुमेंट के लिए हूँ ही नहीं, मैं केवल बताने के लिए हूँ। मैं इस अनुभव के बाद और इस आयु में आप लोगों से आर्गुमेंट करने के लिए नहीं हूँ, ना आपकी एब्सर्ड क्रिटिसिज्म सुनने के लिए हूँ, क्योंकि अभी जीवन आपने देखा नहीं, मैंने देखा है। आपसे योग्यता में, उम्र में, अनुभव में, सब में बहुत बड़ा हूँ। और जो लोग मुझसे बड़े हैं तो फिलहाल वीडियोस तो मैं जिनके लिए बनाता हूँ उन्हीं के लिए बनाता हूँ, उन्हें पता ही है। अपशब्द और गलत चीज़ें आलोचना के तौर पर नहीं होनी चाहिए। आलोचना शालीन हो सकती है, कोई बात शालीनता से पूछी जा सकती है। अभद्र शब्दों का प्रयोग दंडनीय अपराध है, ये भी ध्यान रखें। इसलिए शब्दों में, चयन में सावधानी रखी जानी चाहिए। मैं विचार दे रहा हूँ, पब्लिक फोरम का मतलब ये नहीं है कि कोई भी गलत या अश्लील या अभद्र कमेंट करके चला जाए, ऐसा नहीं ठीक है। उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, वैधानिक कार्रवाई हो सकती है, और हो भी रही है। कुछ लोगों के खिलाफ हो रही है, चालू हो चुकी है।
तो मेरा कहना ये है कि ये तो वीडियो है, आपका हक है, आप चाहे जब बंद कर सकते हैं, आप ना देखें, मुझे ब्लॉक कर दें, जो भी चाहें कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं ये अधिकार नहीं देता, ये मेरा वीडियो है, मैं ये अधिकार नहीं देता कि कोई अभद्र कमेंट करने का या अश्लील कमेंट करने का या आर्गुमेंट का, मैं कोई अधिकार नहीं देता। इसलिए जिसको सीखना हो मुझसे सीखे, जिसको नहीं सीखना है, आपकी रास्ता अलग है, मेरी रास्ता अलग है। मुख्य बात यह है कि मैं स्टार्टिंग में ही कह देता हूँ जिनको मुझ पर फेथ है वो मेरे सामने है, तो मैं अपने उन शिष्यों के लिए हूँ जिनको मुझ पर अगाध विश्वास है और जिनसे मैं हर वक्त सामने नहीं रह सकता, तो मैं यूट्यूब के माध्यम से सामने होता हूँ। थैंक यू वेरी मच। याद करिए, ध्यान करिए, मनुष्य बने रहें, शहर में रहते हुए भी, और सभ्य समाज का कहलाएं तो सभ्य बने, और जनजातीय समाज को असभ्य समाज या अनसिविलाइज सोसाइटी ना कहें, गलत बात है। ग्रामीण समाज को, गांव वालों को गंवार ना कहें। सबसे पहले अपने अंदर में झांक के देखिए, अगर आपके अंदर सभ्यता है तो भी आपको किसी को गंवार या आपको असभ्य कहने का अधिकार नहीं है। आप सभ्यता अपनी बरकरार रखें तो सभ्यता दूसरों को सिखाएं, आप दूसरों को सिखाएं। खुद सॉरी प्लीज़ थैंक यू तक नहीं कह पाते हैं और दूसरों को गंवार और असभ्य कहते हैं, ये कहाँ का न्याय है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।